नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके सामने स्पेशल बीएसटीसी 2022 की क्लास लेकर आई हैं। आज की हमारी क्लास है सामान्य ज्ञान यानी जीके की क्लास रहने वाली है। क्लास नंबर 7 है। ठीक है, आज की हमारी क्लास नंबर 7 है। आपको बता देता हूँ कि जो जीके की यानी सामान्य ज्ञान की जो आपकी क्लास है वो हमेशा रोजाना 6 बजे होती है। ठीक है, रोजाना आपकी क्लास सामान्य ज्ञान की 6 बजे होती है। उसके बाद आज की हमारी क्लास नंबर 7 है। आपको बता देता हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि आपको प्ले लिस्ट के हिसाब से सभी क्लासें आपकी तैयार कर दी गई है। जो न्यू स्टूडेंट है वो नए सिरे से यानी सभी क्लासों को प्ले लिस्ट के हिसाब से देख सकते हो। आपकी जीके, रीजनिंग, गणित, इंग्लिश, डिसेबिलिटी यानी सभी की प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। तो आप प्ले लिस्ट के हिसाब से पहले क्लास नए सिरे से ले सकते हो। ठीक है, आज की हमारी क्लास है सामान्य ज्ञान यानी 7 नंबर क्लास है। ठीक है, और तैयारी एकदम सिलेक्शन की होने वाली है। ठीक है, अब की बार मिशन है स्पेशल बीएसटीसी के पार का। अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टडी लट पे सभी क्लासेस देख लेते हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की अगर आप क्लासेस ले लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके नंबर 80 प्लस आएंगे। 80 क्या 90 प्लस आपके नंबर आएंगे। लेकिन आपको क्लासेस रेगुलर नहीं है। ठीक है, क्लासेस आपको हमेशा रेगुलरिटी लेनी है, तब आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि आज की जो क्लास है वो सामान्य ज्ञान की है, वो आपको पता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा सभी क्लासों का टाइम टेबल देख लेते हैं। ठीक है, टाइम टेबल बता देता हूँ। सबसे पहले टाइम टेबल आपका इस हिसाब से रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल बीएसटीसी 2022 टाइम टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम टेबल। आपकी जीके की क्लास होगी 6 बजे। ठीक है, टाइम टेबल में देखिए कि आपकी जीके की क्लास होगी शाम को 6 बजे। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी क्लास होगी 7 बजे। उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी 8 बजे। ठीक है, रीजनिंग क्लास होगी आपकी 8 बजे। उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होगी 9 बजे और आपकी मैथ की क्लास होगी 9:30 बजे। तो आप टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो टाइम टेबल का ले सकते हो। आपकी टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस चलाई जाएगी। टाइम टेबल आपका सेट कर दिया गया, सभी क्लासों का टाइम सेट कर दिया गया। जीके की आपकी 6 बजे, डिसेबिलिटी की 7 बजे, रीजनिंग 8 बजे और इंग्लिश 9 बजे और आपकी मैथ की 9:30 बजे। ठीक है, अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से सभी क्लासें ले लेते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 80 प्लस नंबर अत्यावश्यक आएंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो प्ले लिस्ट के हिसाब से क्लास ले लेना। ठीक है, प्ले लिस्ट से मैं आपकी सभी क्लासों की प्ले लिस्ट मैंने आपको बना दी है। तो प्ले लिस्ट के हिसाब से आपको क्लास ले लेनी है। और उसके बाद जो चैनल पर पहली बार विजिट करें उन सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल बीएसटीसी की सभी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरुआत कर देते हैं आज की क्लास की। कि हो चुका है आगाज रण का, कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। मैं आपको बता देता हूँ कि जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। ठीक है, जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा, जीत उसी की होगी जो इस क्लास में अंत तक बना रहेगा, इस क्लास को अंत तक देखेगा, जीत उसी की होगी। और हमारा मिशन है अब की बार स्पेशल बीएसटीसी के पार का तैयारी एकदम सिलेक्शन की होने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। 80 प्लस का मिशन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे मैं पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है। योजना आयोग, अंतर्राज्य परिषद, रिवर वाटर ट्रिब्यूनल। ठीक है, और 4 नंबर ऑप्शन है वित्त आयोग। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आप जल्दी से सभी लाइव चैट में बताइए। ठीक है, जल्दी से सभी लाइव चैट में बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वित्त आयोग की। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, वित्त, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आयोग की। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना की गई है। आपको पूछ ले, आपको यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता है कि वित्त आयोग की स्थापना है। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है, तब आपको बताना है 280, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है, तब आपको बताना है 280। और आपको पूछ ले कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना हुई है, तब आपको बताना है वित्त आयोग की। अगर आपको योजना आयोग की स्थापना पूछ ले तब आपको बताना है मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में 100% छपेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ। एक मेरी बात सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो सभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। वित्त आयोग से संबंधित आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। ठीक है, मैं क्या पूछा है कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन
यहाँ पे देखिए गलती से दोनों बार टाइप हो गए, ठीक है, सेम सेम ऑप्शन डाल दिए गए गलती से टेक्निकल टीम की वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन को काट के हमें पूछा है कि पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ, 1956, 1951 या फिर 1948। तो आप मुझे जल्दी से सभी लाइव चैट में बताइए, ठीक है, जल्दी से आप सभी मुझे लाइव चैट में बताइए कमेंट करके कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1951 को, ठीक है, पहला वित्त आयोग 1951 को स्थापित हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछ ले कि अनुच्छेद किसके तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई, तब आपको बताना है 280 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों से होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको किसी भी हिसाब से पूछ सकते हैं। आपको पूछ ले कि वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, या आपको पूछ ले कि वित्त राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछ सकता है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो आपको जल्दी से सभी को लाइव चैट में बताना है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों से होता है, ठीक है, कितने वर्षों से होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो 1 वर्ष से, एक है 2 वर्ष से, एक है 4 वर्ष से, एक है 5 वर्ष से। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों से होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों से होता है, ठीक है, 5 वर्षों से होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अंत में आपको क्या करना है, अंत में मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इतने में से, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ कि आपके अगर जितने भी स्टूडेंट जुड़े मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी भाई बहन रिश्तेदार, अगर आपका कोई भी भाई बंधु स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो आपको क्लास ज़रूर शेयर करनी है, ठीक है, आपको क्लासें शेयर करनी है ताकि वो भी अच्छी तरीके से क्लास को ले सके। हमारा मिशन है स्पेशल बीएसटीसी के पार का, तो जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया या फिर स्वीकार किया। आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, एक तो आपको पूछ सकता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, एक पूछ सकता है कि कब अपनाया। 4 ऑप्शन हमें दिए गए, एक तो 24 जनवरी 1950, एक है 26 जनवरी 1950, एक है 15 अगस्त 1947, एक है 22 जुलाई 1950। तो हमें बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट और राइट हो जाएगा। संविधान सभा ने 24, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, 24 जनवरी, ठीक है, मेरी बात सही ध्यान से सुनिए, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया या फिर स्वीकार किया, ठीक है, अपनाया या फिर स्वीकार किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या है, ठीक है, हमें बताना है कि संविधान में मूल कर्तव्य कितनी संख्या है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए, एक तो 10, एक है 11, एक है 12, एक है 13। तो आप मुझे जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताइए कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, यानी 11 है, ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है, 11। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रक्रिया या फिर प्रेरणा, ठीक है, यहाँ पे दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया या फिर प्रेरणा किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100%, ठीक है, 100% यानी 100% एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। इससे आप अति महत्वपूर्ण या एकदम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो। यहाँ पे मैं क्या पूछा कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है, रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो आप मुझे जल्दी से सभी लाइव चैट में बताइए, जल्दी से आप सभी कमेंट ठोकिए कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है, ठीक है, जल्दी से सभी बताइए, रूस है, जर्मनी है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूस से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए यानी रूस से ली गई। अगर आपको पूछ ले कि मौलिक अधिकारों की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तब आपको बताना है अमेरिका से, ठीक है, मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा है वो तो ली गई है अमेरिका से, और जो मूल कर्तव्य की जो प्रेरणा है वो ली गई है रूस से, ठीक है, रूस से। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ठीक है, हमें बताना है कि भारतीय जो नागरिक है उनको कितने मूल है, ठीक है, मूल अधिकार है वो प्राप्त है, ठीक है, 8, 7, 6 या फिर 5। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, जल्दी से आप मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बताइए कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दी गई, एक तो है 8, एक है 7, एक है 6, एक है 5। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 संख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कितनी प्राप्त है, 6 है, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ कि आपको करंट अफेयर से उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है, कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था और आज फिर से आपको बता रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। आपको पूछ ले कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तब आपको बताना है जगदीश धनखड़, ठीक है। आपको पूछ ले कि इन्हें कब चुना गया, तब आपको बताना है 6 अगस्त को, ठीक है, तब आपको बताना है 6 अगस्त को इन्हें चुना गया। और आपको पूछ ले कि ये शपथ कब लेंगे, तब आपको बताना है 11 अगस्त को ये
शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हमें पूछा है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। मसूरी में, नई दिल्ली में, देहरादून में, एक है नागपुर में। तो आप मुझे सभी जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें दिए गए, एक तो है मसूरी, एक है नई दिल्ली, एक है देहरादून, एक है नागपुर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी देहरादून के अंदर। ठीक है, देहरादून के अंदर ये संस्था स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमें पूछा है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, लेहराइट, लेटराइट और जलोढ़ मिट्टी, एक है काली मिट्टी, एक है पंख। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे अधिक। यहाँ से आपको भारत की जियोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मुझे लग रहा है कि लगभग 70% चांस है ये कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जियोग्राफी से मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी से आप सभी को लाइव चैट में बताना है कि किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। एक तो उत्तर प्रदेश, एक तमिलनाडु, एक महाराष्ट्र, एक राजस्थान। तो आपको बताना है कि किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत में चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पे, यानी फर्स्ट स्थान पे। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन की दृष्टि से फर्स्ट स्थान पे, और उसके बाद सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड पे है महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरे पे है तमिलनाडु। ठीक है, तीसरे पे तमिलनाडु। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछ लिया कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और तीन नंबर है तमिलनाडु। ठीक है, और चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, कपास का उत्पादक बड़ा राज्य, आपको बताना है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अमेरिकन कपास को, ठीक है, एक बात और बता देता हूँ कि अमेरिकन कपास को उत्तरी पश्चिमी भारत में, ठीक है, अमेरिकन कपास को उत्तरी पश्चिमी भारत में क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। ठीक है, नरमा। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, आपको पूछ ले कि नरमा, ठीक है, अमेरिकन कपास को नरमा किन क्षेत्रों में कहा जाता है, तब आपको बताना है उत्तरी पश्चिमी भारत में। ठीक है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या पूछा कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है कपास का, तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, गुजरात राज्य है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, हमें पूछा है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो आप मुझे सभी जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, चारों ऑप्शन में दिए गए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है एक तो चीनी उत्पादन की दृष्टि से फर्स्ट स्थान पर, एक है जो गेहूं उत्पादन है यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी चीन जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो भी है उत्तर प्रदेश, और चीनी का भी सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट लग रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, इतिहास से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर एक या सॉरी दो या फिर चार क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। ठीक है, भारत के इतिहास से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे क्या पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर शकुंतगुप्त। तो आपको बताना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विकास किसके काल में हुआ। जल्दी से आप मुझे, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो जल्दी से लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के काल में। ठीक है, किसके काल में हुआ था, कुमार गुप्त के काल में। ठीक है, कुमार गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से कमेंट होके, जल्दी से आप सभी को लाइव चैट में कमेंट होना है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो आप मुझे जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? 100% 100 कहते हैं जहर क्वेश्चन एकदम एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, अकबर ने, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अकबर ने महाभारत का जो अनुवाद है वो फारसी में करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो चौक है वो एकदम से आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगा सकते हो, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर छपा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? ठीक है, भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, सॉरी, हाँ, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1950 और 26 जनवरी 1950। यहाँ पे आपको 50 नहीं है, यहाँ पे 49 है। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे आपका 49 है। ठीक है, 1949 है। तो मैं बताना है कि भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो सभी ध्यान से सुन लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। ठीक है, तो यहाँ से इस हिसाब से आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन थे। तो आप सभी मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे 15 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। इनमें से आपको 15 में से लगभग 2 या फिर 3 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, 15 में से मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, 15 में से 2 या फिर 3 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपकी जो क्लासों का टाइम टेबल वो एक बार फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार फिर से देख लीजिए। जीके क्लास आपकी हमेशा 6 बजे होगी शाम को, और डिसेबिलिटी क्लास आपकी 7 बजे होगी, रीजनिंग क्लास आपकी 8 बजे होगी, और इंग्लिश की क्लास आपकी 9 बजे होगी, और मैथ की क्लास आपकी 9:30 बजे होगी। तैयारी एकदम एकदम सिलेक्शन की करवाने वाली है। आपकी बार मिशन है स्पेशल बीएसटीसी के पार का। ठीक है, स्पेशल बीएसटीसी के पार का मिशन है। तो जल्दी से आप सभी जो आपके कोई भी अगर भाई बहन रिश्तेदार अगर आपका कोई भी स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। तो बनी रही स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। तो बनी रही चैनल के साथ, धन्यवाद।